प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी हम समाज कार्य के विषय क्षेत्र की बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि समाज कार्य के अंतर्गत किन किन विषयों का, किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा अनुशासन है जो शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों से संबंधित है। और इस शिक्षण और प्रशिक्षण से प्राप्त अध्ययनकर्ता जब समाज में कार्य करता है तो वह सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। इसीलिए समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने वाला वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सैद्धांतिक ज्ञान भी है और व्यावहारिक ज्ञान भी है। इसी विषय को लेकर कि आज समाज कार्यकर्ता जब समस्या के निदान के लिए जाता है तो सबसे पहली जो अवधारणा उसके सामने आती है वह है समाज की। यानी समाज में ही उसे समाज कार्यकर्ता के रूप में या सोशल वर्कर के रूप में कार्य करना है। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह समाज की अवधारणा के संबंध में होगी कि समाज किसे कहते हैं। इस अवधारणा को समझने का जो मूल आधार है वो यह है कि हम लोगों के मस्तिष्क में एक भ्रांति है। हम कई बार समाज को और एक समाज को एक मान लेते हैं, जबकि एक नहीं है। जब कभी हम एक समाज की बात करते हैं तो यह व्यक्तियों का संगठन है, व्यक्तियों का एकत्रीकरण है, या जब व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो वह एक समाज का निर्माण होता है, समाज का नहीं। इसलिए समाज और एक समाज दोनों अलग हैं। इसी विषय को लेकर जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे समाज की जो अवधारणा है वो समाज विज्ञान में उस तरह की नहीं है जैसे कि अन्य विषयों में है। तो आज जो हम समाज की बात करेंगे तो उसमें समाज का अर्थ और परिभाषा जो समाज विज्ञान के अंतर्गत ली जाती है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके साथ समाज की जो विशेषताएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, ताकि हमारे मस्तिष्क में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि समाज किसे कहते हैं और एक समाज किसे कहते हैं। क्योंकि कई बार हम समाज की बात करते हैं तो हम कहते हैं आज वहाँ ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है। हम कई बार ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं। हम कई बार कहते हैं ईसाई धर्म के जुड़े हुए लोगों का जो समाज है। कभी हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं, कभी आर्य समाज की बात करते हैं। इस तरह से जो समाज की बात करते हैं वो समाज समाज नहीं है, वो एक समाज है। इसलिए समाज किसे कहते हैं इसकी चर्चा आज हम करेंगे इस समाज कार्य के विषय क्षेत्र के रूप में समाज की अवधारणा को लेकर। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हम सब जानते हैं और बिना समाज के वो रह नहीं सकता। समाज और सामाजिक जीवन ही उसका स्वभाव है। इस दृष्टि से मानव समाज उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं मानव। समाज का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, लेकिन सभी विज्ञानों में दृष्टिकोण एक सा नहीं है। यानी अलग अलग विषयों में इसका अलग अलग दृष्टिकोण है, इसका अलग अलग अर्थ है। राजनीतिक विज्ञान में व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहते हैं। वही बात जो सामान्य मस्तिष्क में लोगों के दिमाग में व्यक्ति जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो समाज का निर्माण करते हैं। यही सोच पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी अध्ययन करने वाले व्यक्ति उसको समाज कहते हैं जहाँ व्यक्ति एकत्रित होते हैं। अर्थशास्त्र में समाज का अर्थ आर्थिक क्रियाएं करने वाले व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है, तो यहाँ पर भी आर्थिक क्रियाओं से संलग्न व्यक्ति समाज का निर्माण करते हैं। जबकि मानव शास्त्र में आदिम समुदायों को ही समाज कहते हैं। इसमें से कोई भी अर्थ समाज कार्य के अनुसार सही नहीं है। तो जब समाज कार्य में समाज की बात करेंगे तो उसका थोड़ा सा अलग अर्थ लेंगे हम लोग। सामाजिक विज्ञानों की तरह ही कई बार बोलचाल में भी समाज का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है। अधिकतर यह सुनने में आता है कि आज ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है या जैन समाज के कुछ बुराइयों को समाप्त करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी तरह ब्रह्म समाज, हिंदू समाज, मराठी समाज, आर्य समाज आदि का भी प्रयोग करते हुए सुनते हैं। इन सभी अर्थों में समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में स्पष्ट किया गया है, जो सही नहीं है, क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज शास्त्रीय अर्थ में समाज की व्याख्या अलग तरह से की गई है। और जब कभी हम अलग तरह की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है मैकाइवर और पेज का। मैकाइवर और पेज ने एक पुस्तक लिखी जो सोसाइटी के नाम से प्रारंभ में उन्होंने प्रकाशित की और धीरे धीरे उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ समाज के नाम से। तो मैकाइवर और
पेज ने कहा है कि समाज विज्ञान वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, और समाज वह है जो सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं, व्यक्ति के एकत्रीकरण को या व्यक्ति के संग्रह को समाज नहीं कहते हैं। समाज कार्य और समाजशास्त्र में समाज की व्याख्या विशिष्ट अर्थ में की गई है। यहाँ समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के बीच सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से लिया गया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से समाज सामाजिक संबंधों का के जाल को कहते हैं, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध बनते हैं तो संबंधों का जो जाल बनता है उस जाल को ही समाज कहते हैं। इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी एक आवश्यकता जो आर्थिक है किसी एक व्यक्ति से संबंध बनाता है, उसकी धार्मिक आवश्यकता वो दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाता है, उसकी सामाजिक आवश्यकता वो तीसरे से संबंध बनाता है। तो अनेक आवश्यकताओं के लिए वो अनेक लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो वे अनेक लोग भी अनेक लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, और इस प्रकार से सभी व्यक्तियों के बीच जो आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर संबंध बनते हैं वो संबंध जाल का रूप ले लेते हैं, और उसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो मैकाइवर और पेज भी कहते हैं सोसाइटी इज ए नेटवर्क और वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कुछ विद्वानों ने जब समाज के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया तो कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। उनमें पहली परिभाषा मैकाइवर और पेज की अगर हम लें तो मैकाइवर और पेज ने समाज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूह तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील होने वाली तथा जटिल व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। इन्हें समाज क्या है? रीतियां हैं, कार्य प्रणालियां हैं, अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, सब कुछ को मिला दें तो यही समाज बन जाता है जो स्थिर नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो आवश्यकताएं बदलती हैं तो संबंध भी बदलते हैं, और जब संबंध बदलते हैं तो समाज भी बदलता है। इसलिए ये स्थिर रहने वाली अवधारणा नहीं है, ये गतिशील अवधारणा है। इसी तरह से मॉरिस जिन्सबर्ग समाज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। इन सामाजिक संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का जो संग्रह है, तो सामाजिक संबंधों से जो व्यक्ति और व्यक्ति बंधता है या जुड़ता है वहीं समाज का निर्माण होता है। ये जो परिभाषा, इसी तरह की परिभाषा बॉटोमर ने भी दी है, इसी तरह से ह्यूमन सोसाइटी में किंग्सले डेविस ने भी दी है, इसी तरह से जॉनसन ने भी दी है। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरह से समाज को समझाने का प्रयास किया। उन सारी परिभाषाओं को अगर हम एक साथ लें तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं में समाज को सदैव परिवर्तित होने वाली सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। मैकाइवर जब संबंधों की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और दूसरा सामाजिक। यदि एक टेबल पर कंप्यूटर, टेलीविज़न या किताबें पड़ी है, इन सभी वस्तुओं का टेबल के साथ संबंध है तो यह संबंध भौतिक संबंध है। लेकिन जब संबंध व्यक्ति की मानसिक दशा के साथ जुड़ जाता है और उनमें पारस्परिक जागरूकता हो तो वह संबंध भौतिक नहीं, सामाजिक संबंध कहे जाते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति अध्यापक को प्रभावित करे और अध्यापक की उपस्थिति विद्यार्थी को प्रभावित करे तो इनके बीच संबंध है, वह सामाजिक संबंध कहलाता है। तो मैकाइवर जब सामाजिक संबंध की बात करते तो कहते हैं संबंध दो प्रकार के दिखाई देते हैं। एक भौतिक संबंध होता है, जैसे छत पर पंखा लटक रहा है या व्यक्ति टेबल कुर्सी पर बैठा है तो हम कहते हैं इनके बीच संबंध तो है। जैसे व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो व्यक्ति और कुर्सी के बीच संबंध है। व्यक्ति को तो पता है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, लेकिन कुर्सी को पता नहीं कि उसके ऊपर कौन बैठा, क्योंकि वह निर्जीव है। ऐसी स्थिति में दो निर्जीव वस्तुओं का, एक सजीव और एक निर्जीव के बीच अगर कोई संबंध है तो उनमें पारस्परिक जागरूकता,
म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं है, और जहाँ म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं होगी, वहाँ मस्तिष्क से मस्तिष्क आपस में नहीं जुड़ता है, तो वहाँ संबंध भौतिक बनते हैं, सामाजिक नहीं होते। लेकिन जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध बनते हैं तो उनका संबंध मस्तिष्क के द्वारा होता है। एक व्यक्ति की उपस्थिति दूसरे को प्रभावित करे और दूसरे की उपस्थिति पहले व्यक्ति को प्रभावित करे, तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं, तो उनके बीच जो संबंध बनता है वो संबंध सामाजिक संबंध कहलाता है। इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल से समाज का निर्माण होता है। तो मैकाइवर ने जो परिभाषा दी थी, उन्हीं परिभाषाओं में जो रीतियों की, कार्य प्रणाली की बात कही, उसको अगर हम स्पष्ट तौर पर कहें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों के जाल को मैकाइवर व पेज निम्नलिखित आधारों से स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले रीतियाँ। समाज का प्रमुख आधार उसकी रीतियाँ हैं। रीतियाँ वे कार्य करने के तरीके हैं जिनका समूह या समुदाय में लंबे समय से प्रचलन है और मानव व्यवहार के हर क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे खान पान का, वेशभूषा का, शिक्षा का इत्यादि। हर एक समाज की अपनी अपनी रीतियाँ होती है। हमारे समाज में जब हम भोजन करते हैं तो ज़मीन पर हम पालथी मारकर बैठते हैं, भोजन की थाली ऊपर रखते हैं और सबसे पहले हाथ जोड़कर उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। ये हमारी रीति है। तो किसी और समाज में ये रीति न होकर दूसरे तरह की रीति होगी। हर एक की अपनी अपनी रीतियाँ होती हैं। हमारे यहाँ वेशभूषा की अपनी रीति है, खान पान की अपनी रीति है। तो इन रीतियों से ही समाज का निर्माण होता है। इसके साथ कार्य प्रणाली भी है। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियाँ संस्थाएँ कहलाती हैं। इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए उनकी कार्य प्रणालियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हिंदुओं के विवाह की कार्य प्रणाली मुसलमानों के विवाह की कार्य प्रणाली से भिन्न होती है। यानी प्रोसीजर सबके अलग अलग होते हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो तरीका विकसित किया है वो तरीका कार्य प्रणाली कहलाती है। तो हर एक समाज में आवश्यकताएं भिन्न हैं, क्योंकि पर्यावरण भिन्न है। ऐसी स्थिति में वहाँ कार्य प्रणालियाँ भी अलग अलग होंगी। अधिकार। प्रत्येक समाज में सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए अधिकार की व्यवस्था होती है। समाज में व्यक्तियों के व्यवहार पर अंकुश लगाने, समूह समितियों के कुशल संचालन के लिए कुछ व्यक्तियों को अधिकार दिए जाते हैं, जैसे परिवार में मुखिया, गांव में सरपंच, राज्य के चुने हुए सदस्य इत्यादि। अधिकार की जब बात करते हैं, हम कहते हैं अगर समाज में व्यक्तियों को अधिकार नहीं देंगे तो समाज की व्यवस्था चरमरा जाएगी। परिवार में भी अगर परिवार में पिता के पास अगर अधिकार नहीं है और सब अपने अपने स्वच्छंद तरीके से कार्य करेंगे तो परिवार की व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए समाज के लिए अधिकार का होना आवश्यक है कि किसी न किसी रूप में व्यक्ति को चाहे औपचारिक स्तर पर और चाहे अनौपचारिक स्तर पर भी अधिकार मिल जाते हैं, जिससे कि वो समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकें, उन पर अंकुश लगा सकें। फिर पारस्परिक सहायता। समाज पारस्परिक सहायता पर आधारित है। मनुष्य आवश्यकताओं का गुलाम है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से सहायता प्राप्त करता है। इसलिए समाज में पारस्परिक सहायता इसका आधार है। एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एड्स, एक दूसरे को मदद करना। एक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे को मदद करेगा, दूसरा व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले व्यक्ति को मदद करेगा। इस तरह से व्यक्ति और व्यक्ति एक दूसरे से मदद के लिए और मदद देने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो समाज की मूल पहचान है। समूह और विभाग। समाज कोई अखंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि समाज अनेक समूहों तथा विभागों से मिलकर बनी व्यवस्था है। इन समूहों, समितियों, संगठनों इत्यादि के द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे परिवार, पड़ोस, महाविद्यालय, विद्यालय, धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह इत्यादि। इन्हें समाज में अनेक ऐसे समूह बनाए जाते हैं जो अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। जैसे धार्मिक समूह व्यक्ति की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, राजनीतिक समूह राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सामाजिक समूह उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस तरह से अनेक विभाग बन जाते हैं समूह के रूप में, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर मानव व्यवहार के स्वच्छंद व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए मानव व्यवहार के नियंत्रण भी आवश्यक हैं। समाज में मानव व्यवहार व सामाजिक संबंधों के नियंत्रण की व्यवस्था भी होती है।
जिससे समाज स्थिरता प्राप्त करता है। अगर समाज में व्यक्तियों को स्वच्छंद और स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यह जो नियंत्रण है ये एक प्रकार का अंकुश है। ये अंकुश इसलिए लगाया जाता है ताकि व्यक्ति अपने मन चाहे व्यवहार को रोक सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज संघर्ष का मैदान बन जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेगा। परिणाम स्वरूप व्यक्ति और व्यक्ति के मार्ग में रुकावटें आएगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी। परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए दो प्रकार के नियंत्रण हैं, औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। अनौपचारिक नियंत्रण में वे नियंत्रण आते हैं जो लिखित में तो नहीं है, परंतु समाजीकरण के दौरान हमको सिखा दिए जाते हैं। जैसे सदा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमारी रीतियां हैं, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे मूल्य हैं। ये सब अनौपचारिक तरीके से हम सीख जाते हैं और उसके जैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी तरह दूसरा है औपचारिक नियंत्रण के तरीके हैं, जिनमें कानून है, शिक्षा है। अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसमें सजा का प्रावधान है, इस तरह की दंड की व्यवस्था होगी। तो उस डर के कारण, उस भय के कारण हम नियंत्रित रहते हैं। तो चाहे औपचारिक नियंत्रण हो चाहे अनौपचारिक नियंत्रण हो, समाज में नियंत्रण की व्यवस्था अति आवश्यक है। इसलिए समाज में औपचारिक नियंत्रण कानून एवं शिक्षा के माध्यम से तथा अनौपचारिक नियंत्रण परिवार, धर्म, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ इत्यादि से नियंत्रण किया जाता है, जिससे संबंध व्यवस्थित किए जा सकते हैं। स्वतंत्रता। मैकाइवर के अनुसार समाज निर्माण में स्वतंत्रता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरफ समाज में व्यक्तियों के स्वच्छंद व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर समाज में संगठन, उन्नति एवं विकास की दृष्टि से स्वतंत्रता का भी अधिक महत्व है। जैसे समाज में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तियों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता इत्यादि अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं भी हमें समाज में देखने को मिलती हैं। बोलने की स्वतंत्रता होती है, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है, जहाँ चाहे मकान लेने की स्वतंत्रता है, हमें अपने धर्म के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो समाज में इस प्रकार की अगर स्वतंत्रता न हो तो समाज आगे विकास के पथ पर नहीं बढ़ सकता। तो जब हम समाज की इन सारी बातों को लेते हैं तो मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा है और जिन्सबर्ट या बॉटोमोर या जॉनसन ने जो परिभाषा दी है समाज की, उन्हीं सारी परिभाषाओं के आधार पर समाज की कुछ विशेषताओं का यहाँ उल्लेख हम कर सकते हैं। तो समाज की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर समाज के कुछ प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। सबसे पहले समाज अमूर्त है, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। और जब हम कहते हैं अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। तो समाज अमूर्त क्यों है? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से बनता है। अगर वह समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता तो मूर्त हो जाता। जैसे एक समाज की बात हम लोग किए हैं, तो एक समाज तो मूर्त है, लेकिन समाज चूंकि सामाजिक संबंधों का जाल है और जाल को हम अनुभव करते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए समाज भी अमूर्त है। समाज कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों को न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसलिए संबंध अमूर्त हैं और ऐसे अमूर्त संबंधों से निर्मित समाज भी अमूर्त है। फिर पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। क्योंकि जब समाज में सामाजिक संबंध बनते हैं तो संबंध बनने का जो मूल आधार है वो अंतर्क्रिया है, जिसे हम सामाजिक अंतर्क्रिया या सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है और दूसरा व्यक्ति इस क्रिया से प्रभावित होकर पुनः क्रिया करता है। तो क्रिया और पुनर्क्रिया जब आपस में मिलती है तो अंतर्क्रिया होती है और उस अंतर्क्रिया का निरंतर होना प्रक्रिया का निर्माण करता है और प्रक्रिया से ही संबंध बनते हैं। तो समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंध बिना पारस्परिक जागरूकता के बन नहीं सकते। संबंध तो टेबल व उस पर पड़े टेलीविज़न के बीच भी होता है, लेकिन इस प्रकार के संबंध में पारस्परिक जागरूकता का अभाव है। जब एक व्यक्ति की उपस्थिति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करे तब उनमें जागरूकता होती है और जागरूकता ही अंतर्क्रिया को विकसित करती है और इसी से सामाजिक संबंध बनते हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। फिर समाज में समानता और असमानता दोनों दिखाई देती है। प्रत्येक समाज में समानता व भिन्नता देखने को मिलती है। ये दोनों समाज के लिए आवश्यक है। हालांकि दोनों एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, परंतु विरोधी न होकर पूरक हैं।
ऐसे किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें सिर्फ समानता या सिर्फ भिन्नता ही हो। इन दोनों को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे समाज में समानता, लाइकनेस, एक जैसी सोच। जब तक समाज में व्यक्तियों के उद्देश्यों, मनोवृत्तियों और विचारों में समानता नहीं होगी, तब तक समाज का निर्माण संभव नहीं है। गिडिंग्स इस समानता को समानता की चेतना कहते हैं, जो समाज का आधार है। यानी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये हमारा समाज है और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो वहाँ उद्देश्यों की समानता है, वहाँ विचारों की समानता है, वहाँ सोच की समानता है। तो जहाँ समानता होगी वहीं पर समाज का निर्माण होगा, लेकिन साथ में वहाँ असमानता भी होनी चाहिए। समाज में जहाँ एक और समानता पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर असमानता भी व्याप्त है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज समानता व भिन्नता पर आधारित है। यदि सभी लोग पूर्णतः समान होते तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों के जैसे सीमित होते। ऐसी स्थिति में उनके बीच आपस में आदान प्रदान बहुत कम होता। समाज में असमानता 3 प्रकार की होती है। बायोलॉजिकल, जिसको जैविक असमानता कहते हैं, जैसे लिंग की असमानता, शारीरिक बनावट की असमानता इत्यादि। ये प्राकृतिक असमानता है। इसी तरह से कार्यक्षमता भिन्न भिन्न होती है, योग्यता आदि। सामाजिक असमानता जैसे श्रम विभाजन आदि, ये सब अलग अलग प्रकार की असमानताएं हैं और इन सब से मिलकर ही समाज का निर्माण होगा। अगर एक जैसी सोच होगी, एक जैसी चिंतन होगी, तो समाज उतना विकास नहीं कर पाएगा जितना कि अलग अलग प्रकार में उसमें भिन्नता को देखना पड़ता है या दिखाई देता है। तो जब भिन्नताएं दिखाई देती हैं तो व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे को आगे पीछे रखने की होड़ होती है, उसी से समाज का विकास होता है। समाज में समानता असमानता के अधीन है, यानी दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। समाज में समानता व असमानता दोनों आवश्यक हैं, परंतु समाज में असमानता समानता के अधीन है। इसका तात्पर्य यह है कि समानताएं प्राथमिक होती हैं, जबकि और असमानताएं गौण होती हैं। उदाहरणार्थ परिवार को ले सकते हैं। हालांकि परिवार में स्त्री पुरुष के लिंग की भिन्नता असमानता होती है, परंतु एक ही जैविकीय प्राणी होने के नाते उनमें समानता पहले है और असमानता बाद में है। परिवार तभी बनता है जबकि उनमें बनाने के पीछे समान लक्ष्य हो। उसके बाद ही पति पत्नी का कार्य, बच्चों का कार्य अलग अलग होता है, जो कि असमानता है। इसलिए समाज में असमानताएं समानताओं के अधीन होती है। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है, इंटरडिपेंडेंस है। समाज की व्याख्या में यह कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी अनेक आवश्यकताएं हैं। उन सभी की पूर्ति तभी कर पाता है जब वह दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करे और उन पर आश्रित रहे। प्रारंभ में ही मनुष्य को आदिम समाजों में अपनी काम की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, श्रम विभाजन बढ़ा, तब व्यक्तियों की एक दूसरे पर निर्भरता और बढ़ गई और आज मनुष्य कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसे दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। दुर्खीम ने 2 प्रकार की समानता की बात की, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी और मैकेनिकल सॉलिडरिटी। तो प्रारंभ में जो था वो मशीन की तरह यांत्रिक और उसके बाद जैविकीय, दोनों प्रकार की समानताएं असमानताएं हमें समाज में देखने को मिलती हैं। तो असमानता भले ही हों, लेकिन उनमें समानता के भाव भी होते हैं, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों समान रूप से अनिवार्य है। सहयोग का तात्पर्य सिर्फ एक दूसरे को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के प्रयत्नों में संगठन। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है, परंतु सहयोग के साथ साथ समाज में संघर्ष भी उतना ही आवश्यक है जितना सहयोग। सहयोग व संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सहयोग की तरह संघर्ष भी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। न टाली जा सकने वाली परिस्थितियों में सहयोग को संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है और संघर्ष तभी सफल हो सकता है जब संघर्षरत एक समूह के सदस्यों के बीच सहयोग हो। तो समाज में सहयोग इसलिए आवश्यक है
कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है। एक व्यक्ति शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षण संस्था में जाता है तो वहाँ शिक्षकों के साथ विद्यार्थी के रूप में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संबंध बनाता है। तो जब एक समूह के साथ किसी दूसरे का विरोध होता है तो एक समूह के लोग आपस में सहयोग करते हैं ताकि दूसरे का मुकाबला कर सकें। तो दूसरा समूह भी सहयोग की अपेक्षा करता है पहले समूह के साथ संघर्ष करने के लिए, क्योंकि संघर्ष होगा तभी विकास होता है। इसमें कॉन्शियसनेस बढ़ती है, चेतना बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है, और जितनी समाज में जागरूकता और चेतना बढ़ेगी समाज उतना ही विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। समाज सदैव परिवर्तनशील है। समाज कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सदैव परिवर्तनशील है, अर्थात इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन अवश्यंभावी है, इसलिए सामाजिक संबंध इसका अपवाद नहीं हो सकता। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंध बदलते हैं और सामाजिक संबंधों के बदलने से समाज भी बदलता है। जैसा पहले समाज था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं बदल जाती हैं, और जब आवश्यकताएं बदल जाती हैं तो संबंध बदल जाते हैं। हम कहते हैं पहले संबंध अलग प्रकार के थे, आज अलग प्रकार के हैं। पहले व्यक्ति और व्यक्ति आपस में मिलता था एक दूसरे से विशेष अवसरों पर, आज हम कहते हैं समाज में संबंध बदल गए। अब हम सिर्फ नेटवर्किंग के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है आने वाले कल में और परिवर्तन हो जाए। तो समाज में संबंध बदलते हैं तो समाज भी बदलता है, इसलिए समाज स्थिर अवधारणा नहीं है, एक गतिशील अवधारणा है। फिर समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी नहीं है जो समाज में रहते हैं। चींटियाँ, दीमक, चिड़िया, बंदर तथा असंख्य अन्य पशु भी समाज में रहते हैं। समाज की व्याख्या में यह कहा जा गया है कि जहाँ सामाजिक संबंध होंगे समाज का वहाँ निर्माण होगा। सामाजिक संबंध के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है, और यह जागरूकता केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि पशुओं में भी होती है। यह बात अलग है कि मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, इसलिए समाज अधिक व्यवस्थित व जटिल है, जबकि अन्य पशु पक्षियों में जागरूकता बहुत ही कम होती है, इसलिए उनका समाज मानव समाज की तुलना में अविकसित होता है। मैकाइवर व पेज भी कहते हैं जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। तो जहाँ जीव है वहाँ समाज है। पशु पक्षियों का समाज है, बंदरों का, चिड़ियों का, चींटियों का, मधुमक्खियों का, सबका समाज है। लेकिन जितनी म्यूचुअल अवेयरनेस, पारस्परिक जागरूकता मनुष्य और मनुष्य के बीच है, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो विकसित मस्तिष्क है, और उसी विकसित मस्तिष्क के आधार पर उनमें पारस्परिक जागरूकता हमको अधिक डिग्री तक दिखाई देती है। इसलिए वे सामाजिक संबंध उस तरह के बनाते हैं जैसे कि अन्य पशु पक्षियों में नहीं होते हैं, इसलिए समाज भी अलग प्रकार का होगा अन्य पशु पक्षियों की तुलना में। तो जब हम बात करते हैं कि मनुष्य और पशु पक्षी सब समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन पारस्परिक जागरूकता बहुत अधिक नहीं होती पशु पक्षियों में, इसलिए वैसा समाज नहीं बनता है जैसा कि मानव समाज में है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो समाज का निर्माण किए हैं, वो पारस्परिक जागरूकता की अधिक मात्रा के कारण विकसित समाज कहलाता है। तो समाज में व्यक्ति क्यों रहता है? क्योंकि वह अपनी हितों की पूर्ति करना चाहता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए समाज में रहता है, और रहकर वह सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है, और इसी सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। और जो विज्ञान सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेगा वह समाज विज्ञान कहलाता है। तो समाज कार्य में जब शिक्षण और प्रशिक्षण की बात की जाती है तो उन्हें बताया जाता है कि हम जब समाज में जाएंगे तो समाज कौन सा है। मानव समाज है, और मानव समाज उसका आधार सामाजिक संबंध है, और जब वह व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देगा तो वहाँ पर उसे सामाजिक संबंध स्थापित करना है उन सेवार्थियों के साथ जिनको सेवा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उस समाज को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हुए एक दूसरे को सेवा देकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। तो सारांशतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वह इस अर्थ में कि वह समाज के बिना रह नहीं सकता। समाज और सामाजिक जीवन ही उसका स्वभाव है। इस दृष्टि से मानव समाज उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव, यानी जब से मानव अस्तित्व में आया है तब से मानव समाज का निर्माण होता रहा है। समाज शब्द को लेकर अनेक विषयों में
इसकी व्याख्या देखने को मिलती है, उन सभी विषयों में समाज को व्यक्तियों का एक समूह कहा है, जबकि समाजशास्त्र में समाज को व्यक्तियों का समूह नहीं कहा है। समाज को मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों का जाल कहा है और कहा है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों का विकास करता है। उन सामाजिक संबंधों के विकास में पारस्परिक जागरूकता और अंतर्क्रिया प्रमुख होती हैं। उन अंतर्क्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और जब यह संबंध जाल का रूप लेता है तो उसे समाज कहा जाता है। क्योंकि सामाजिक संबंध भी बदलते रहते हैं तो समाज का स्वरूप भी बदलता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि समाज कार्य से संबंधित शिक्षण और प्रशिक्षण की जब व्यवस्था किसी संस्था में की जाती है तो उन सारे विद्यार्थियों को ये सिखाया जाता है कि जब वो समाज में जाएंगे तो किस प्रकार के समाज में सामाजिक संबंध वो देखेंगे और किस प्रकार से सामाजिक संबंधों को बनाते हुए उन लोगों की समस्याओं के निराकरण में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, जिससे उन लोगों की व्याप्त समस्याओं को या उत्पीड़न को दूर किया जा सके। इसलिए समाज को एक अलग अर्थ में, एक अलग परिप्रेक्ष्य में यहाँ समझना आवश्यक है।